रावल रतन सिंह और पद्मिनी। हालांकि हम कंप्लीट जीके पढ़ाते हैं, तो आज पहली वीडियो हम रावल रतन सिंह और पद्मिनी से स्टार्ट करते हैं। तो सुने सभी। जैसे कि सबसे पहले देखो, एक तरफ होता है चित्तौड़ और एक तरफ होता है दिल्ली। ये तो हमारा चित्तौड़ आता है और एक तरफ होगा दिल्ली। अगर चित्तौड़ की हम बात करते हैं तो चित्तौड़ में जो शासन था या शासक था वो रावल रतन सिंह। यहाँ पर शासन कर रहा है रावल रतन सिंह, और दिल्ली में जो शासन कर रहा है उसका नाम है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ये दिल्ली में शासन कर रहा है। तो मेरा कहने का मतलब एक तरफ अलाउद्दीन खिलजी है और एक तरफ रावल रतन सिंह है। इनकी हाल ही में एक मूवी भी चली है जिसका नाम पद्मावत या पद्मावती है। तो मेरा कहने का मतलब उसको हिस्टोरिकल अपन पूरा बताएंगे। जैसे कि मान लो रावल रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी में युद्ध हुआ, और जो युद्ध का जो कारण है, सबसे पहले इनके युद्ध के बारे में देखेंगे। इनका जो युद्ध होता है 1303, 26 अगस्त 1303 में रावल रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य युद्ध होता है। अगर जो इस युद्ध का कारण है, युद्ध बिना कारण नहीं होते हैं, युद्ध का कोई ना कोई कारण जरूर होता है। जैसे कि मान लो मैं कहता हूँ रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी में युद्ध हुआ, इस युद्ध के कारण दो मिलते हैं। एक तो होती है पद्मिनी, एक तो रावल रतन सिंह की रानी पद्मिनी को प्राप्त करना चाहते थे अलाउद्दीन खिलजी पद्मिनी से शादी करना चाहते थे, और एक था कारण साम्राज्यवादी नीति। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ के साम्राज्य को हड़पना चाहते थे। इन दो कारणों की वजह से अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। तो देखो ये आक्रमण का कारण कैसे बनता है, मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले सुनो, इस युद्ध का भी कारण या रावल रतन सिंह की जो रानी है पद्मिनी, इनकी सुंदरता के बारे में जो बड़ा चढ़ाकर लिखा है एक पुस्तक है जिसका नाम है पद्मावत। और पद्मावत पुस्तक के लेखक है मलिक मोहम्मद जैसी। इस मलिक मोहम्मद जैसी ने एक पुस्तक लिखी है पद्मावत, और पद्मावत पुस्तक में पद्मिनी के बारे में बढ़ा चढ़ाकर लिखा है। बढ़ा चढ़ाकर क्या लिखा है सुनो। मलिक मोहम्मद जैसी ने पुस्तक में कहा था पद्मिनी इतनी सुंदर है, जब भी पानी पीती है तो गले में पानी दिख जाता है, और जब भी पान खाती है तो गला लाल हो जाता है। ये मलिक मोहम्मद जैसी पद्मावत में पद्मिनी की सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं। मेरी तरफ से कुछ नहीं बता रहा, पद्मावत में से जो भी लिखा है वो आपके लिए बता रहे हैं। क्योंकि मलिक मोहम्मद जैसी ने जो पद्मावत लिखी थी ये 1540 में शेरशाह सूरी के समकालीन लिखी थी। हालांकि ये पूरी कहानी काल्पनिक है। तो जैसे कि मान लो सबसे पहले हम बात करते हैं, जो ये पद्मिनी इतनी सुंदर थी, ये आई कहाँ से थी, कहाँ की रहने वाली थी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके निवास की, पद्मिनी। अगर पद्मिनी के निवास की बात करते हैं तो पद्मिनी सिंगल द्वीप थी। पहले श्रीलंका का प्राचीन नाम था सियद्वीप के द्वारा सियद्वीप श्रीलंका का प्राचीन नाम था। यहाँ की रहने वाली थी पद्मिनी। सिंगल द्वीप श्रीलंका की रहने वाली पद्मिनी। अगर मैं इसकी बात करता हूँ पिता की, इसका जो पिता है उसका नाम है गंधर्व सेन, और इसका दूसरा भी नाम मिलता है गोवर्धन। इसको गोवर्धन भी कहते हैं और गंधर्व सेन कहते हैं। अगर हम पद्मिनी के माता की बात करते हैं, इसकी जो माता है वो है चंपावती। माता चंपावती हो जाएगी पद्मिनी की, और पिता गंधर्व सेन हो जाएंगे, और रहने वाली सिंगल द्वीप की हो जाएगी। लेकिन पद्मिनी के चाचा भतीजा, चाचा नाम का चाचा तो इसका गोरा है और भतीजा इसका बादल है, और इनके पास एक तोता भी रहता था। उस तोता का नाम है हीरामन। मैं कहूँगा हीरामन तोता किसके दरबार में रहता था, गंधर्व सेन के दरबार। अब सुनो, तो मैंने ये पूरी स्टोरी बताई है, पद्मिनी की बता रहा हूँ पद्मावत पुस्तक में। तो सुनो, तो मेरा कहने का मतलब है, एक बात क्वेश्चन ये बनता है कि रावल रतन सिंह को पद्मिनी की जानकारी कैसे मिल गई, इनकी शादी हो कैसे गई।
भाई श्रीलंका जाना बहुत दूर था, पहले कोई साधन नहीं थे। तो मेरा कहने का मतलब, अब रतन सिंह क्या करता है, पत्नी की जानकारी कैसे लेता है और इसकी शादी कैसे हुई और इसकी जानकारी कैसे मिली, ये बात देखिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पर एक तोता रहता था गंधर्व सिंह के पास, हीरामन नाम का तोता। उस तोता को लेकर एक जंगल में शिकार खेलने गया था श्रीलंका का राजा गंधर्व सिंह तोता को लेकर शिकार खेलने जाता है। और जब शिकार खेलने जाता है तो शिकार खेलते खेलते एक शाम हो गई। उस शाम में इतना तूफान या आंधी आई, उस आंधी तूफान में वो हीरामन नाम का तोता गंधर्व सेन से बिछड़ गया। जब तोता बिछड़ जाता है तो उसके बाद वो तोता उड़ता हुआ गागरों के किले में आ गया। श्रीलंका से गागरों के किले में आ जाता है तोता। जब यहाँ तोता रहने लगा, एक दिन एक शिकारी था, शिकार खेलने गया। एक शिकारी शिकार खेलने गया था गागरों में, तो गागरों में उसको हीरामन नाम का तोता मिला। और वो तोता देखने में सुंदर था, मनुष्य की तरह समझता भी था। तो शिकारी ने तोता को शिकार तो नहीं किया, लेकिन इसको पकड़कर इस तोता को इस शिकारी ले आया चित्तौड़ के किले में। तो मैं कहना चाहूँगा, तो इस तोता को, हीरामन तोता को चित्तौड़ के किले में जो लेकर आया था वो शिकारी लेकर आया। अब हीरामन तोता चित्तौड़ के किले में रावण रतन सिंह के दरबार में रहता है। अब सुनो, तो मैं कहना चाहता हूँ, तूफान या आंधी में तो ये यहाँ से उड़ के आया, उड़कर गागरों में पहुंचा और गागरों से शिकारी इसको चित्तौड़ के किले में ले गया। अब ये तोता चित्तौड़ के किले में रावण रतन सिंह के दरबार में रहता है। जब रावण रतन सिंह के दरबार में जब रहने लगा तो हीरामन तोता ने रतन सिंह को कहा, महाराज मैं आपके लिए एक बात बोलूं। रतन सिंह ने बोला, हाँ भाई तोता बोलो, क्या कहना चाह रहे हो। तो तोता ने, हीरामन तोता ने रतन सिंह को पत्नी की सुंदरता के बारे में बड़ाई की और कहा था कि महाराज आपके दरबार में एक भी इतनी सुंदर रानी नहीं है जितनी की पत्नी है। रतन सिंह ने यह बात हीरामन तोता की नहीं मानी, क्योंकि रतन सिंह ने कहा, भाई हमारे दरबार में काफी सुंदर रानी भी हैं और दासी भी हैं, हम इतनी दूर शादी नहीं करेंगे। तो रतन सिंह ने बात हीरामन तोता की नहीं मानी। तोता ने भी एक जिद कर ली कि एक दिन तो आप मानोगे, मैं जब डेली आपसे कहूँगा। तो हीरामन तोता सुबह जब चुगने आता था तो रतन सिंह से एक बार फिर बोलता था, महाराज एक बार उस रानी को आप देख लो। तो करीबन ऐसा ही मामला चलता रहा 10 दिन तक। तो रतन सिंह को लगा कि वाकई में यार हीरामन तोता जब इतनी जिद कर रहा है तो इसका मतलब रानी कोई खास है, इसका मतलब सुंदर है। तो रतन सिंह ने कहा तोता से कि तोता हम उस रानी को देख तो लेंगे, बस सर उससे हम शादी नहीं करेंगे, पहले उसको देखेंगे, अगर वो सुंदर हुई हमारे लायक हुई तो हम उससे शादी करेंगे। अब रतन सिंह और हीरामन तोता पत्नी से मिलने जाएंगे। कहाँ पर जाएंगे? श्रीलंका। अब श्रीलंका में जब मिलने जाएंगे, अब दोनों जा रहे हैं, तो सबसे पहले इसके पिता से मिलते। हीरामन तोता रतन सिंह डायरेक्ट पत्नी से नहीं मिलते, क्योंकि किसी की लड़की से डायरेक्ट मिलना ठीक नहीं है, पहले घर वालों से अवगत हो रहे। अब जैसे गंधर्व सेन से मिले, अब गंधर्व सेन से जब रतन सिंह मिलता है तो हुआ क्या था, गंधर्व सेन भी राजा था श्रीलंका का और रतन सिंह भी चित्तौड़ का राजा था। तो राजा से राजा मिला, बहुत खुशी हुई कि यार ये दूसरे देश का राजा हमारे दरबार में आया है। तो गंधर्व सेन ने भव्य स्वागत किया रतन सिंह का, जम के अच्छी दावत भी दी रतन सिंह को। लेकिन रतन सिंह को पत्नी नहीं मिली। जब पत्नी नहीं मिली तो रतन सिंह तोता के पास गई। तोता से कहा, भाई तोता वो कहाँ है वो लड़की पत्नी जिसको आप दिखाना चाह रहे हो, वो सुंदरता की बात कर रही थी। जैसे तोता रतन सिंह को पत्नी के पास लेकर जाते हैं, तो पत्नी के पास जब लेकर जाते तो पत्नी की सुंदरता को देखकर कौन मोहित हो गया? रतन सिंह पत्नी को देखकर इतना मोहित हो गया कि यार रानी तो बहुत सुंदर है, मैं शादी करूंगा तो किससे करूंगा। और रतन सिंह ने पत्नी के माथे पर एक लाल बिंदिया लगी हुई थी, पत्नी के माथे पर एक लाल बिंदिया लगी हुई थी, उसको देखकर कहा था, आप अपने माथे पर जो लाल बिंदिया लगाती हो एम्बुलेंस सी नजर आती हो। आप अपने माथे पर, कौन कह रहा है इस बात को? रतन सिंह। किसको कह रहा है? पत्नी को कह रहा था, आप माथे पर लाल बिंदिया लगाती हो
भगवान कसम आप एम्बुलेंस नजर आती हो, एम्बुलेंस घायलों के लिए ले जाने के लिए होती है, एम्बुलेंस घायलों को ले जाने के लिए होती है। आप हम जैसे आशिकों को घायल कर देती हो। ये बात रतन सिंह ने किससे कहा था? पद्मिनी से। पद्मिनी की सुंदरता को देख कर कहा था। अब पद्मिनी से मोहित हो गया, लेकिन ये बात रतन सिंह गंधर्व सेन को नहीं बोल पाए। क्यों? क्योंकि किसी राजा की लड़की को हाथ पकड़ना ऐसे ही नहीं होता है। फिर क्या हुआ? अब रतन सिंह का दूसरा दिन जहां लिखा हुआ था चित्तौड़, तो रात में जब इसको पहले बोल दिया गंधर्व सेन के रतन सिंह आपको कल जाना है, तो रतन सिंह को पूरी रात नींद नहीं आई कि मेरी इच्छा जाने की नहीं है और मुझे ये भेज रहे हैं मेरी इच्छा शादी करने की। ये बात इसने किसी से नहीं बोली, मन में रखी। अब जैसे क्या हुआ, रतन सिंह का जाने का टाइम हुआ तो गंधर्व सिंह रतन सिंह को विदा करने आए कुछ दूरी तक। कभी अपना रिश्तेदार आता है तो उसको विदा करने जाते हैं, ऐसे गंधर्व सिंह रतन सिंह को विदा करने गए, लेकिन मन जाने का नहीं था, लेकिन बेमन से आगे बढ़े। अब जैसे आगे बढ़ता है रतन सिंह और गंधर्व सिंह उसको छोड़कर वापस चला जाता है, तो रतन सिंह ने पीछे मुड़कर देखा कि यार कोई नहीं है, मैं तो वापस जाऊंगा, मैं अभी चित्तौड़ नहीं जाऊंगा, सबसे पहले मुझे पद्मिनी से शादी करके ही जाऊंगा। अब रतन सिंह वापस लौट जाता है। जब वापस लौट के जाता है रतन सिंह, तो इसने सोचा अगर मैं वापस जाऊंगा तो मुझे पहचान लेंगे, तो इसलिए मैं पर्सनालिटी चेंज कर लेता हूँ। पर्सनालिटी चेंज क्या किया, इसने वेश धारण कर लिया साधु का। रतन सिंह ने किसका वेश धारण कर लिया? साधु बन गया। और साधु तन पर फटी कपड़े और साधु बनकर और श्रीलंका में घूमता रहा। किसके पीछे घूमता रहा? पद्मिनी के पीछे रतन सिंह साधु बनकर घूमता रहा। और करीबन घूमते घूमते इसको वर्ष हो गए 12। कितने वर्ष हो गए? 12। बताओ, एक लड़की के पीछे रतन सिंह ने कितने चक्कर लगाए? 12 वर्ष तक एक लड़की के पीछे मेहनत की, 12 वर्ष तक, और घूमता रहा, उसको देखता रहा। अगर 12 वर्ष तक अगर आप मेहनत कर लेते हैं तो आप कलेक्टर भी बन जाते हैं। तो आप, मेरा कहने का मतलब है, कोई भी 12 वर्ष तक किसी लड़की के पीछे नहीं घूमा है जैसे कि रतन सिंह घूमा। तो इसलिए मेहनत पे जोर लगाना है। अगर 2 वर्ष जितना पीछे मेहनत करते इतना पढ़ाई में मेहनत करनी है। इसी प्रकार सुनो, एक दिन रतन सिंह बगीचे में सो रहा था, बगीचे में, और बगीचे में जब बगीचे में रतन सिंह सो रहा था, वहां पर गंधर्व सेन आया। वो बन गई, यार ये कौन है? साधु रोज बगीचे में रहता है। अब गंधर्व सेन अपनी सेना भेजी, इस साधु पकड़ के लाओ बगीचे में, कौन है इसको? ये डेली आता है यहाँ पर। अब बगीचे में से इसको पकड़ कर रतन सिंह को उसकी सेना पकड़ के ले गई गंधर्व सेन के पास। अब गंधर्व सेन के पास जब रतन सिंह जाता है तो गंधर्व सेन ने पूछा, भाई आप कौन हो? रतन सिंह ने जवाब दिया, महाराज मैं तो साधु हूँ, बस मैं तो ऐसे टाइम पास करता हूँ। गंधर्व सेन ने देख के रतन सिंह को कहा, आपके तन पर साधु के कपड़े हैं, लेकिन आप साधु नहीं हैं। आपकी जो बॉडी पर्सनैलिटी है वो राजकुमारी राजा की है, और तन पे कपड़े साधु के पहन रखे हैं। ये बात गंधर्व सेन ने रतन सिंह को कहा। तो रतन सिंह ने कहा था, भाई आज मौका आ गया कहने का, होगी तो देखी जाएगी। आज हम गंधर्व सेन से बोल ही देते हैं, हम रतन सिंह हैं, हम आपकी लड़की का हाथ पकड़ने के लिए आए हैं। तो मेरा कहने का मतलब, तुरंत रतन सिंह ने कहा गंधर्व सेन से कि मैं रतन सिंह हूँ। तो गंधर्व सेन ने कहा, 12 वर्ष से यहाँ चक्कर लगा रहे हो। तो इस बात से बहुत खुशी हुई थी गंधर्व सेन को कि आप 12 वर्ष से यहाँ चक्कर कर रहे हो। तो इसने कहा, मैं आपकी लड़की से शादी करना चाहता हूँ। तो गंधर्व सेन ने कहा, ठीक है, हम आपसे बहुत खुश हैं, हम आपकी अपनी लड़की की शादी आपसे करेंगे। और लेकिन उससे पहले गंधर्व सेन भी परेशान था अपनी लड़की किससे? पद्मिनी से। तो बोलिए सर क्यों परेशान था? ये देखो बताऊंगा, ध्यान देना सभी। गंधर्व सेन अपनी लड़की पद्मिनी से परेशान था क्योंकि ये लड़की इतनी सुंदर थी। जब भी अपनी सहेलियों के साथ खेलने जाती थी तो जिस लड़की की इसमें नजर पड़ जाती थी वही लड़का कहता था मैं इस लड़की से शादी करूंगा, और डेली शिकायत नहीं कराती थी पद्मिनी गंधर्व सेन के पास। गंधर्व सेन परेशान हो गए लड़कों की शिकायत से कि मुझे पकड़ा दो आप, मुझे पकड़ा दो आप, मुझसे शादी कर दो। ऐसे डेली जब भी सहेलियों के साथ जाती 200-400 गप तक लेके आ जाती थी। गंधर्व सेन को कहा, यार ये अच्छा हुआ, मेरी समस्या को लेकर रतन सिंह चला जाएगा, मुझे कोई समस्या नहीं होगी। तो रतन सिंह का तुरंत विवाह हो गया। रतन सिंह का विवाह किससे हो गया? पद्मिनी से।
किसने कर दिया? गंधर्व सिंह। जब इन दोनों की शादी हो गई श्रीलंका में, अब रतन सिंह कहने लगा महाराज हमें आप विदा कीजिए, लड़की को विदा कीजिए, हम वापस चित्तौड़गढ़ जाएंगे। तो गंधर्व सिंह ने कहा रतन सिंह आप चित्तौड़ मत जाओ, क्योंकि पद्मिनी जब यहाँ रही थी तो मुझसे झगड़ा हुआ, अब तुम इसको लेकर जब चित्तौड़ चले जाएंगे, इतनी सुंदर है, तुमसे झगड़ा वहां चालू हो जाएगा, क्योंकि इसकी सुंदरता के पीछे मेरे भी शिकायत दी गई और तुम्हारे पास भी शिकायत आएंगी। तो लेकिन रतन सिंह नहीं माना, जिद की महाराज आप जल्दी से लड़की को विदा कीजिए। तो गंधर्व सिंह ने कहा मैं लड़की को अकेला नहीं भेजूंगा, लड़की जाएगी तो इसके चाचा भतीजे साथ में जाएंगी, गोरा और बादल, इनको साथ भेजूंगा, अगर कोई लड़की को प्रॉब्लम आती है तो बॉडीगार्ड तो चाहिए ना। अब क्या होता है, तो कुल मिला के यहाँ से 4 विदा हो गई, रावल रतन सिंह हो गया और एक पद्मिनी भी होगी, और पद्मिनी के साथ कौन आए थे? गोरा और बादल। अब श्रीलंका से कितने लोग आ गए? 4, गोरा बादल पद्मिनी रतन सिंह। कौन से किले में आ गए? इनको लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? हीरामन तोता को दिया जाता है। अब सुनो क्या होता है, अब जैसे ही इस किले में पहुंची पद्मिनी, इस किले में जैसे पहुंचती है तो पद्मिनी ने कहा था रतन सिंह से महाराज मैं आपसे एक बात बोलूं। रतन सिंह ने कहा बोलो क्या बात है? कि पद्मिनी बोल रही थी कि मैं भिखारियों ब्राह्मणों को मेरे हाथ से भोजन कराऊंगी, क्योंकि मैं जिस घर में जिस किले में मैं प्रवेश करती हूँ उस किले में मैं मेरे हाथों से भिखारियों ब्राह्मणों को भोजन कराऊंगी। ये बात पद्मिनी ने रतन सिंह से कहा। रतन सिंह ने कहा ये तो नॉर्मल बात है, मैं सुबह भिखारियों ब्राह्मणों को निमंत्रण दे दूंगा, आप उनके लिए खाना खिला देना। अब भिखारियों ब्राह्मण आने लगे चित्तौड़ के किले में खाना खाने के लिए, और उनके लिए पद्मिनी खाना परोस रही थी, और सभी भिखारी ब्राह्मण खाना खाते गए और चलते गए, लेकिन एक ब्राह्मण इतना खतरनाक आ गया, और उस ब्राह्मण का नाम था राघव चेतन नाम का ब्राह्मण, और वो खाना खाने आया, उसको खाना परोस रही थी पद्मिनी, और पद्मिनी खाना परोस रही थी तो राघव चेतन नाम का खाना कम खा रहा था और पद्मिनी को ज्यादा देख रहा था, खाना कम और देखना ज्यादा। ये काम कौन कर रहा था? राघव चेतन। उसके बाद क्या होता है, अब राघव चेतन के जो और साथी थे वो खाना खाते गए और चलते गए, लेकिन ये नहीं गया, ये शांत बैठा रहा और पद्मिनी को टकटकी लगाकर देखता। अब क्या हुआ, इसी बात का पता लग गया रतन सिंह को कि यार ये ब्राह्मण क्यों बैठा है, सभी खाना खा के गए, लेकिन ये ब्राह्मण बहुत टाइम से बैठा हुआ है, इसलिए बैठा था। राघव चेतन सोच रहा था पत्नी कितनी सुंदर है यार, ये तो मेरी शादी होनी चाहिए इससे। तो राघव चेतन के माइंड में ये बात आ गई। तुरंत रतन सिंह गया और राघव चेतन को देखा, भाई क्या मामला था। तुरंत ये तो उसकी तरफ देख रहा था पगली की। रतन सिंह ने बोला क्या बात है भाई, इधर क्यों देख रहे हैं? और रतन सिंह को पता लग गया कि ये राघव चेतन जादू टोना करता था, भूत प्रेत अपने बस में कर लेता था। और रतन सिंह घबरा गया, बोले मेरी पद्मिनी को कोई बस में नहीं कर ले। तुरंत रतन सिंह ने राघव चेतन को पकड़ा और उठा के और बाहर फेंक दिया, मान के आप मेरे दरबार से भागो, इनसे खाना पूरा नहीं खाने दिया राघव चेतन ब्राह्मण। अब बेइज्जती हो गई राघव चेतन नाम के ब्राह्मण। अब राघव चेतन नाम का ब्राह्मण जब बेइज्जती हो जाती है, उसका बदला राघव चेतन किससे लेगा? रतन सिंह। अब इसका बदला लेने के लिए कहाँ जाएगा? दिल्ली। किसके पास आएगा? अब आगे यहाँ पर राघव चेतन जैसे यहाँ पर आए दिल्ली, और दिल्ली में जब आता है राघव चेतन, जब दिल्ली अलाउद्दीन खिलजी पहुंचा रतन सिंह से युद्ध कराने की वजह से, क्योंकि बेइज्जती का बदला लेने के लिए। अब राघव चेतन ब्राह्मण जो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में पहुंचा और खिलजी से कहा महाराज क्या हाल है? ब्राह्मण जी पूछ रहे हैं खिलजी से क्या हाल है? तो खिलजी कह रहे मेरे तो बहुत बढ़िया हाल है, मेरा अच्छा टाइम पास हो रहा है, साम्राज्य का काफी विस्तार हो रहा है, हमारे दरबार में अच्छी सुंदर रानी है, दास है, कोई कमी नहीं है। फिर अलाउद्दीन खिलजी ने पूछा ब्राह्मण जी आपके क्या है? इन्होंने बिना बेमन से जवाब दिया कि मैं भी ठीक हूँ, जबकि बेइज्जती दर्द कर रही थी इसकी। अब क्या होता है, तो राघव चेतन ने तुरंत सवाल किया वापस कि महाराज अलाउद्दीन खिलजी कि तुम्हारे दरबार में एक भी सुंदर रानी नहीं है, और तुम्हारे तो हाल क्या है, सबसे बेकार हाल है। हाल तो सबसे अच्छे किसके? रतन सिंह के, क्योंकि उसके दरबार में इतनी सुंदर रानी आई है, वो कौन है? पद्मिनी। आपके
दरबार में उसके मुकाबले कोई रानी नहीं है। ये बात राघव चेतन ने अलाउद्दीन खिलजी से कहा, महाराज आप शादी करो ऐसी रानी से, और आप तो दिल्ली के बहुत बड़े बादशाह हो। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा नहीं, हम किसी की ऐसे नहीं करते, हमारे दरबार में काफी रानी है, दासी है। राघव चेतन के दिल में एक ही बात थी, अलाउद्दीन खिलजी नहीं मान रहा था। इसने भी तोता की तरह जिंदगी, आज नहीं मानेगा कल मानेगा, और कल नहीं मानेगा तो 5-6 दिन लगातार बात बोलेंगे तो मानेगा। तो राघव चेतन ने लगातार कहता रहा अलाउद्दीन खिलजी को कि महाराज एक बार उस रानी को देख लो। तो जब कई बार कहा तो अलाउद्दीन खिलजी का मन पिघल गया, मन के हो सकता है कि रानी बाकी में ज्यादा सुंदर हो। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने कहा ब्राह्मण जी, पहले मैं उस लड़की को देखूंगा, अगर वो लड़की वाकई में काबिल है, सुंदर है, तो मैं शादी करूंगा, और तुम डायरेक्ट झगड़ा करवा दे, ऐसा मैं नहीं करता हूँ। अब अलाउद्दीन खिलजी राघव चेतन के कहने पर और देखने के लिए आते हैं चित्तौड़ के किले में। किसको देखने के लिए आता है? पद्मिनी। जबकि खुद के मन में तो पद्मिनी को देखना था, और रतन सिंह के दिमाग में संधि लेकर आ रहे थे। अलाउद्दीन खिलजी कह रहा था कि मैं रतन सिंह से संधि करूंगा, संधि की बातें करूंगा, और मैं पद्मिनी को देख लूंगा, अगर पद्मिनी सुंदर हुई तो उसको उठाकर हम शादी कर लेंगे। अब सुनो क्या होता है। अलाउद्दीन खिलजी राघव चेतन के कहने पर अपनी सेना को लेकर चित्तौड़ के किले में आए, और चित्तौड़ के किले में जब आते हैं, चित्तौड़ के किले के चारों तरफ अपनी सेना लगा दी। ये अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी सेना लगा दी है चित्तौड़ के किले के चारों तरफ, और खुद भीतर एंट्री करके किले दरवाजे से, और भीतर रतन सिंह भी बैठे। रतन सिंह के दिमाग में संधि करने आया, और खुद के दिमाग में पद्मिनी को देखने आया था, और अपनी सेना किले के चारों तरफ लगा दी। इसने पहले कह दिया अपनी सेना से कोई बात बनेगी मैं इशारा करूंगा, अगर कोई बात नहीं बनी तो हम शांति से निकल जाएंगे। और रतन सिंह अलाउद्दीन खिलजी से एक छोटा शासक था, ये थोड़ा हिंदुस्तान का बड़ा राजा था अलाउद्दीन खिलजी। तो मेरा कहने को रतन सिंह को खुशी हुई अलाउद्दीन खिलजी से। रतन सिंह ने अलाउद्दीन खिलजी का मतलब सेवा भी की और इसको दावत भी दी। तो अलाउद्दीन खिलजी सेवा और दावत से हो गए परेशान। अलाउद्दीन खिलजी कह यार पद्मिनी नहीं दिख रही, ये सोच रहा कि कहीं पद्मिनी आएगी खाने में, तो खाने में जब आएगी तो उसको अपन देख लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है, राजा की कभी रानी कभी खाना लेकर नहीं आती है, ना खाने में आती है, दासी लगी होती है वही करती है। इस बात को अब अलाउद्दीन खिलजी परेशान होने लगा, इसको दासी वो रानी पद्मिनी नहीं दिखी। उसी टाइम पर एक पद्मिनी महल है जिसको आजकल अपन स्विमिंग पूल कहते हैं, सॉरी पद्मिनी तालाब, जिसको आज वर्तमान में हम स्विमिंग पूल कहते हैं, जो नहाने के लिए होते हैं ना स्विमिंग पूल। तो स्विमिंग पूल के पास बैठा हुआ था अलाउद्दीन खिलजी। इसमें रानी पद्मिनी आती थी। किले की दूसरी मंजिल पर रानी शीशा में देखकर अपने केसों को काट रही थी, और वो शीशे की परछाई पानी में आ गई, और जब वो पानी में परछाई आई, उस परछाई को देखकर मोहित हो गए अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी कहने लगे जब ये परछाई इतनी सुंदर है तो रानी कितनी सुंदर होगी। अब अलाउद्दीन खिलजी का दिमाग खराब, परछाई से हो गया। अलाउद्दीन खिलजी सोचने लगा शादी होगी तो पद्मिनी से होगी, नहीं तो हो ही नहीं। अब सुनो क्या होता है। उसके बाद जैसे कि अब ये यहाँ से वापस जा रहा था, अब ये अलाउद्दीन खिलजी यहाँ से वापस जा रहा है दिल्ली के लिए, इसको विदा करने के लिए आए रतन सिंह। अलाउद्दीन खिलजी बातों बातों में रतन सिंह को थोड़ा दूर तक ले आए, बात करते आए। अलाउद्दीन खिलजी ने रतन सिंह को यहाँ से बंदी बना दिया, अपनी सेना लगा रखी थी, उससे बोल दिया बंदी बना लो, और बंदी बनाकर रतन सिंह को अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली ले गया और कमरे में बंद कर दिया। कमरे में रतन सिंह बंद कर दिए दिल्ली, इसको बंदी बनाकर लाए थे अलाउद्दीन खिलजी। अब अलाउद्दीन खिलजी जब बंदी बनाकर लाता है किले में, इसको बंद कर देता है। अब ये यहाँ पर टेंशन कर रहे थे गोरा और बादल पद्मिनी कि यार कितनी दूर चले गए, छोड़ने अब तक नहीं आए। तो अलाउद्दीन खिलजी ने रतन सिंह के नाम पर एक पत्र लिखा। क्या लिखा? पत्र। अलाउद्दीन खिलजी पत्र लिख रहा है, रतन सिंह के नाम पर लिख रहा है पद्मिनी के लिए। अलाउद्दीन खिलजी का यहाँ का पत्र जाता है रतन सिंह के पास, और रतन सिंह के पास जब पत्र आया, सॉरी पद्मिनी के पास पत्र आया, और वो पद्मिनी ने ये पत्र ना पढ़कर गोरा बादल ने पढ़ा, और इस पत्र में लिखा हुआ था मैं रतन सिंह बोल रहा हूँ दिल्ली से, आप पद्मिनी को लेकर दिल्ली आ जाओ अकेला में, मैं इससे मिलना चाहता हूँ। तो गोरा बादल ने सोचा अगर रतन सिंह पद्मिनी से मिलना चाहता है तो वो चित्तौड़ में मिल सकता है, दिल्ली क्यों? इसका मतलब कोई ना कोई साजिश है।
इस बात की पता इनको लगा तो इन्होंने भी लिखा पत्र। इन्होंने कहा हम भी लिखेंगे पत्र। तो गोरा बादल ने लिखा पत्र, और गोरा बादल ने पत्र किसके पास पहुंचा दिया, और ये पत्र गोरा बादल ने लिखा पत्नी के नाम पर। और पत्र आया अलाउद्दीन खिलजी के पास। इसने पढ़ा, मैं पत्नी बोल रही हूँ, पत्र में लिखा हुआ था, मैं पत्नी बोल रही हूँ, मैं दिल्ली आना चाह रही हूँ रतन सिंह से मिलने, लेकिन मैं अकेला नहीं आना चाहती, मुझे अकेले आने में शर्म लगती है, तो इसलिए मेरे साथ में 16 सौदासी हैं, उनको लेकर मैं आना चाहती हूँ। अलाउद्दीन खिलजी बहुत खुश हुई कि दासी भी आएंगी और रानी भी आएंगी। अलाउद्दीन खिलजी ने उस पत्र के लिए दर्ज कर दिया कि दासी भी आ सकते हैं और रानी भी आ सकती हैं। अब सुनो उसके बाद क्या होता है। अब यहाँ से गोरा और बादल, कोई दासी नहीं जाएगी, दासियों की जगह ये सेना को तैयार करेंगे, कपड़े दासियों के पहनाएंगे और सेना जाएगी 16 से। ऐसे पालकी में बैठकर जाएगी। ये पालकियां हैं, कोई तो 800 बताता है, कोई 700 बताता है, कोई 1600 बताता है। इनमें पूरी सेना बैठकर जाएगी और कपड़े दासियों के पहनकर ये पालकियां थी। इन पालकियों में 1600 सेना बैठ के जा रही है और आगे आगे की पालकी में बैठकर जा रही थी पत्नी। आगे आगे की पालकी में बैठकर जा रही थी पत्नी। अब सुनो क्या होता है। तो मेरा कहने का जो मतलब, जब पत्नी आगे आगे पहुंची अलाउद्दीन खिलजी की वहां से ऑलरेडी पहली पार्टी सार्टी चल रही थी कि आज तो दासी आएंगी, पत्नी लड़ने के मोड़ में थे नहीं। इनको पता है कि आज हमारा मामला पूरा होने वाला है, क्योंकि शादी होगी, पत्नी से दासी भी आएंगी। अब क्या होता है, जैसे ये पत्नी अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में पहुंची तो सबसे आगे पत्नी थी और पीछे सेना लगी हुई थी, पूरी सेना थी। और पत्नी ने अलाउद्दीन खिलजी से जाके कहा कि आप मुझसे शादी करना चाहते हो। पत्नी बोल रही अलाउद्दीन खिलजी देख के खुश हो गए, बल्कि यार पहले परछाई देखी, आज में तो रियल में पत्नी देख ली मैंने। तो पत्नी को देखकर बेहोश हो गया अलाउद्दीन खिलजी। सुंदरता को देखकर वाकई में तो बहुत सुंदर है। अब पत्नी बोली अलाउद्दीन खिलजी से, अलाउद्दीन खिलजी आप मुझसे शादी करना चाहते हो। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा ये सब गाँव बेटे आपकी शादी की हो रही है। तो पत्नी बोली मैं भी आपसे शादी करना चाहती हूँ। अलाउद्दीन खिलजी खुश हो गया, उनकी पत्नी मुझसे भी करना चाह रही है और मैं भी करना चाह रहा हूँ। तो इसी बात पर पत्नी का एक वाक्य कही अलाउद्दीन खिलजी से, महाराज मुझे एक थोड़ी सी शर्त है, मैं आपसे सुबह शादी तो करूंगी लेकिन थोड़ी सी शर्त है। आज रात तक मैं किसकी दुल्हन बन के रहूंगी, रतन सिंह। आज मुझे रात तक रतन सिंह दुल्हन बन के रहने दो और सुबह होते मैं आपकी दुल्हन बन जाऊंगी। ये पत्नी ने अलाउद्दीन खिलजी से कहा, आज रात तक नहीं। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा हम अब तक ही रुके गए थे और एक और रात और सही। ये अलाउद्दीन खिलजी ने पत्नी को भेज दिया किससे मिलने के लिए, रतन सिंह। अब जैसे रतन सिंह के पास पत्नी पहुंची तो रतन सिंह घबरा गया कि इस जंगल में तू कहां से आ गई, मैं तो पहले से फंसा हूं और तू भी क्यों फंसने आ गई। तो पत्नी ने कहा रतन सिंह को आप घबराइए, मैं पूरी सेटिंग करके आई हूँ, आप भागने के लिए आए हैं, आप टेंशन ना लें। तो यहाँ से रूम खाली कर दिया उन्होंने। रतन सिंह और पत्नी किले को कूदकर और उसमें बैठकर पालकी में रतन सिंह और पत्नी यहाँ से भागकर वापस आ जाते हैं। जो ये वापस आ गई उसके बाद अब इनकी शादी की तैयारी चली, पूरी रात शादी की तैयारी चल रही थी। सुबह 8 बज गई अलाउद्दीन खिलजी। अब ये कह रहे सुबह होते से शादी होगी, पत्नी ने बोल ही दिया। अब सुबह हुआ लेकिन कुछ, अब 8 बज गए, ये बोल रहे भाई देखिए आओ, वो निकल क्यों नहीं रहे रूम में से। अब देखने गए तो वहां पर कोई नहीं मिला, रूम बिल्कुल खाली था, भाग गए थे रतन सिंह पत्नी। अलाउद्दीन खिलजी को भयंकर गुस्सा आई और गुस्से में अलाउद्दीन खिलजी ने चढ़ाई कर दी चित्तौड़ के किले पर। और चित्तौड़ के किले के चारों तरफ एक नदी है, उस नदी का नाम है बेड़च। और बेड़च नदी के चारों तरफ एक कैंपस लगा दिया साइड। पूरी सेना अलाउद्दीन खिलजी ने पूरी सेना यहाँ चित्तौड़ के चारों तरफ लगा दी। उस नदी का नाम है बेड़च। और ये लगाई थी क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी से यहाँ से निकलकर रतन सिंह और पत्नी चित्तौड़ के किले में भाग आते हैं। और यहाँ पर जो बाकी की सेना थी गोरा की, तो यहाँ पर दिल्ली लड़ते हुए मृत्यु हुई और बाकी के भागकर यहाँ पर वापस आ गए। अब इस नदी के चारों तरफ इसने घेरे डाले रखा और घेरे जो डाले रखा वो 8 महीने तक अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ के घेरा डाले रखा था। 8 महीने तक रखा। और 8 महीने के बाद जब चित्तौड़ में खाने की सामग्री बिकने लगी,
तो रतन सिंह युद्ध करने के लिए तैयार हो गया अलाउद्दीन खिलजी से। तो रावल रतन सिंह ने चित्तौड़ के युद्ध किया था 1303 में। रतन सिंह वर्सेज अलाउद्दीन खिलजी और रतन सिंह के मध्य 1303 में चित्तौड़ का युद्ध होता है। इस युद्ध में रतन सिंह मारा जाता है और इस युद्ध में पत्नी झौर लेती है। इन दोनों के नेतृत्व में 26 अगस्त 1303 में चित्तौड़ का प्रथम शाखा होता है। तो इसके बाद वीडियो में अगली बनाऊंगा, तब आप कमेंट करके बताना। गलती हुई इसके लिए सॉरी।